मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मॉडल टाउन में कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। जो सड़कें बन रही थी, जो मोटरवेज बन रही थी, जो मेट्रो बस बन रही थी, जो ऑरेंज लाइन बन रही थी, जो तरक्याती मंसूबे बन रहे थे, उसका फायदा किसको हो रहा था? उसका फायदा पाकिस्तान के मजदूर को और गरीब को हो रहा था। फिर किसको तकलीफ हुई? किसको तकलीफ हुई? आज अगर 2 रुपए की रोटी 25 रुपए की है, 20 रुपए की है, तो किसको इल्जाम देना है? आज अगर वो 97 पे जो डॉलर था, आज वो 297 रुपए का है, तो किसको इल्जाम देना है? 280 रुपए का है, किसको इल्जाम देना है? सिर्फ वो खान जिम्मेदार नहीं है, पूरा गैंग है जो जिम्मेदार है, पूरा टोला है जिसने पाकिस्तान को नोच नोच के खाया है। और मैं अभी वो बात करूंगी, वो बात करनी पड़ेगी कि ये मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये मुल्क पीछे की तरफ क्यों जा रहा है। ये बात आज मुझे करनी पड़ेगी और ये बात मुझे आपसे करनी पड़ेगी, ताकि आपको ये पता चले कि आपके मुल्क की जड़ों को खोखला कौन कर रहा है, आपके मुल्क को गिद्धों की तरह नोच नोच के कौन खा रहा है और उसकी क्या वजह है। आपको याद होगा ये जो गैंग है जिसका सरबराह सरगना इमरान खान है और जिसमें तरह तरह के पाकिस्तान का करप्ट तरीन जो शख्स उठा के देख लो वो इस गैंग में शामिल है। चाहे वो साकिब निसार हो, या वो जनरल फैज हो, या वो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी हो, या वो इनका कोई भी आलाकार हो, जिसको उठा के आप देखेंगे वो शख्स पाकिस्तान का करप्ट तरीन फर्द निकलेगा जो इसके साथ शामिल है। और 2017 में आपको याद होगा, 2017 में जब नवाज शरीफ का और आपका पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था, इमरान खान का 2014 का धरना फेल हुआ, 2017 का उसका 16 का लॉकडाउन फेल हुआ, जब पे दर पे उसकी हर चाल नाकाम हुई, तो उस वक्त जो जस्टिस खोसा था, आसिफ सईद खोसा, उसने देखा कि इमरान खान की तो हर चाल नाकाम हो रही। उसने इमरान खान को कहा कि इधर उधर मारे मारे क्या फिरते हो, मेरे पास लेकर आओ, मैं नवाज शरीफ को तुम्हारे रास्ते से कांटे की तरह हटाता हूं। और फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को एक इकामा पर निकाल दिया गया, तो यकीन मानो उसका नवाज शरीफ को नुकसान कम हुआ, पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हुआ। और वो दिन है और आज का दिन है, पाकिस्तान जो है वो ट्रैक से उतर गया है, पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर आपको और आप ये देखो कि ये उनको नजर आ रहा था कि मुल्क तरक्की कर रहा है, उनको नजर आ रहा था मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन किसी को एक्सटेंशन चाहिए थी, किसी ने वजीर आजम बनना था, किसी ने कुछ करना था। तो ये इनका जो इस टोले का जो आपस में ये एक दूसरे के बेनिफिशरीज थे, इन्होंने मुल्क का इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि मुल्क आज, मेरा मुल्क, आपका मुल्क आज संभलने में नहीं आ रहा। और आज आप देखो, आज उसका रिपीट हो रहा है, आज उसका रिपीट हो रहा है। आज भी आप देखो, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, शुक्र है खत्म हुई, लॉन्ग मार्च इसका नाकाम हुआ, जेल भरो तहरीक इसकी नाकाम हुई, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री को रोकने की साजिश इसकी नाकाम हुई, हर हरबा इसका नाकाम हुआ, असेंबलियां तोड़ने का फैसला नाकाम हुआ। तो आज आप देखें एक नई जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। कुछ चेहरे पुराने हैं, कुछ नए चेहरे बीच में शामिल हो गए और सबका आपस का इंटरेस्ट है। ये एक इवल नेक्सस है, उसमें नवाज शरीफ फिट नहीं होता, क्योंकि नवाज शरीफ को जिसके ऊपर इन्होंने इतने झूठे इल्जाम लगाए, उन इल्जामों की बात भी अभी हम करेंगे, ना वो खाता है ना खाने देता है, ये खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। और आज आप देखो कि इसका हर हरबा, इसकी सियासत नाकाम हुई,
तो बचाने के लिए वो 3 मेंबर बेंच आ गया। आज मुल्क को जितने भी आईनी और कानूनी जो हचकोले मुल्क खा रहे मसाइल जो पैदा हुए अभी रिसेंटली, उसका जिम्मेदार वो कंट्रोवर्शियल सुओ मोटो नोटिस है जो जस्टिस एजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी ने लिया। इमरान की जब सियासत हचकोले खा रही थी, पे दर पे नाकामी से दो चार हो रही थी, तो उन्होंने जस्टिस खोसा की तरह कहा कि ये तो नाकाम होता जा रहा है, इसको सहारा दो, इसको कंधा दो। तो वो जो केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था उसको खींच के जबरदस्ती वो 3 मेंबर बेंच जो है वो अपने पास ले गया और सुओ मोटो नोटिस जो है उस पर लिया गया। और आप देखो आज पाकिस्तान में इतनी मईशत की बुरा हाल है, पाकिस्तान के अंदर तरक्की जो है उसको वो जाम हो चुकी है, लेकिन आप ये देखो मुल्क को किस किस्म के जबरदस्ती के मसाइल में उलझाया हुआ है। और आप देखो कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब इलेक्शन का इन्होंने फैसला किया, इनको इलेक्शन की जल्दी नहीं है, इनको ये जल्दी है कि इनके होते होते इलेक्शन हो जाए, वरना हमें इलेक्शन जिताने वाला कोई नहीं होगा। और आप देखो ये साजिश को देखो, इस साजिश को समझने की जरूरत है। आप इस साजिश को देखो। जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जो सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात को देखना होगा कि असेंबली तोड़ी क्यों गई। उस वक्त तो लोगों को ये पता था ना कि असेंबली मेलाफाइडी तोड़ी गई, बदनीयती से तोड़ी गई। परवेज इलाही असेंबली तोड़ना नहीं चाहता था, उसको जबरदस्ती इस तरह ये असेंबली टूटी। और आज ये सवाल करना बनता है ना पाकिस्तान की आवाम का कि किस मंसूबे के तहत आपको कहा गया कि वो असेंबली तोड़ो, और वहां तोड़ने तक बात खत्म नहीं होती। बात ये थी कि असेंबली टूटेगी और सुप्रीम कोर्ट में सहूलतकार बैठे जो आपको इलेक्शन आपके आगे रख देंगे। और फिर इस नाइंसाफी की वजह से, इस साजिश की वजह से, देखें, इस साजिश की वजह से ये जो नाइंसाफियां हुई, जिस तरह से सुओ मोटो लिए गए, जिस तरह से कानून का, आइन का, इंसाफ का तमाशा बना के रख दिया गया, उस पे सिर्फ अवाम नहीं बोले, उस पे सिर्फ सियासतदान नहीं बोले, उस पे सुप्रीम कोर्ट के अपने ब्रदर जजेस बोल उठे, चीख उठे कि ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी रिवोल्ट खड़ी हो गई, इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जंग शुरू हो गई कि पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुक गया। और आप देखें आज सिर्फ मैं बात नहीं कर रही, सियासतदान बात नहीं कर रहे, पार्लियामेंट बात नहीं कर रही, पहले बात जो है वो ब्रदर जजेस ने की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस ने इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस साजिश के खिलाफ आवाज उठाई। उसके बाद बार काउंसिल्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। पहले तो अवाम के सामने ये आना चाहिए ना कि जनरल बाजवा साहब, जिसको आप मीर जाफर कहते थे, जानवर कहते थे, जिसको आप गद्दार कहते थे, उसके कहने पर आपने असेंबली क्यों तोड़ी? और क्या असेंबली तोड़ने तक प्लान था? नहीं, प्लान आगे तक था कि तुम असेंबली तोड़ो, ये 3 मेंबर बेंच तुम्हें इलेक्शन देगा। आज जब नया इलेक्शन होने जा रहा है, नया जनरल इलेक्शन अक्टूबर में होने जा रहा है, तो अब आरटीएस नहीं बिठा सकते, तो इमरान खान के सहूलतकारों ने उसको लाने का ये मंसूबा बनाया। इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा अब तुम्हारा, वो कहते हैं ना, पेपर आउट हो गया, ये मंसूबा तुम्हारा कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज भी देखो मेरे भाइयों, आज भी देखो मेरी बहनों, एक बात गौर तलब है, पीछे से बैठ के डोरिया कौन हिला रहा है? वो साकिब निसार जो रिटायर हो गया है, लेकिन इमरान खान को लाने के लिए एड़ी चोटी का उसने पीछे से बैठ के भी जोर लगाया हुआ है।
आप ये देखो, अल्लाह ताला का कानून देखो, कुदरत का मकाफात अमल देखो। जिस शख्स ने नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजीर आजम के दफ्तर से निकाला, आज उसका अपना बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपया रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। साकिब निसार का बेटा, उसकी ऑडियो हमने सुनी। उसका बेटा कह रहा है कि किसी को जो टिकट के लिए अप्लाई किया है, पीटीआई के टिकट के लिए, उसको कह रहा है कि तुमने अगर 1 करोड़ 20 लाख से कम लिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। चोर का बेटा चोर। और देखो, और ना सिर्फ ये कि चोर का बेटा चोर, लेकिन कैसी चोरी की ट्रेनिंग वालिद साहब ने दी हुई है। और अभी रिटायर्ड है, अभी रिटायर्ड है। सोचो, जब ये साकिब निसार पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पे होगा, तब ये क्या नाइंसाफी करता होगा। तो आज पाकिस्तान की आवाम ये पूछती है, साकिब निसार साहब बताओ, अगर एक टिकट के तुम 1 करोड़ 20 लाख ले सकते हो, तो पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने के तुमने क्या लिया, मुझे बताओ आज। और आपको याद होगा जब मेरे खिलाफ साकिब निसार की कोई वो ऑडियो आई थी जिसमें उसने कहा कि मरियम को ठोक दो, यानी कि मरियम को उड़ा दो, मरियम को मार दो, क्योंकि वो तुम्हारा चेहरा रोज आके अवाम के साथ एक्सपोज करती है। उसको ठोक दो का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा कि मरियम बड़ी सख्त जबान बोलती है और इस तरह की बातें की। तो आज उसके बेटे की ऑडियो में उसके बेटे की जुबान सुनी आपने? शर्म से सर झुक जाते हैं। बाहर से पढ़ के आया है, वो भी हमारे खर्चे के ऊपर, और उसकी जुबान सुने जरा। गाली दिए बगैर उसकी कोई बात कंप्लीट नहीं होती। मुझे बताओ मेरे भाइयों और बहनों, नवाज शरीफ ने जब कहा था मैंने अपना फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत पे छोड़ दिया, तो आज नवाज शरीफ साहब को कुछ करने की जरूरत है? ये खुद भी बोल रहे हैं, इनके साथी भी बोल रहे हैं, और इनके बच्चे भी बोल रहे हैं। और उस मुल्क का हाल देखो, दुनिया के मुहज्जब मुल्कों में जो तरक्की करती हुई कौमें, वहां पर अदालतों में जाके देखो, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पे फैसले होते हैं, आइन पे फैसले होते हैं, कानून पर फैसले होते हैं, मेरिट पर फैसले होते हैं। यहाँ कैसे फैसले होते हैं? यहाँ फैसले सासों के कहने पे होते हैं, यहाँ फैसले दामादों के कहने पे होते हैं, यहाँ फैसले बेटों की रिश्वतों पर होते हैं। अब आपको पता चला कि आज अगर मजदूर के पास रोटी नहीं है तो क्यों नहीं है? आज अगर पाकिस्तान की तरक्की ख्वाब हो गई है तो क्यों हो गई है? इसलिए कि वहां पर 1.25 करोड़ में इंसाफ बिक रहा है। और आप देखो, मैंने कहा ना कि पर्चा आउट हो गया, वहां प्लानिंग ये हो रही है। साकिब निसार और इमरान का वकील ख्वाजा तारिक रहीम वहां क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वजीर आजम के खिलाफ कंटेम्प्ट का पर्चा देंगे, तुम फिक्र ना करो। मतलब अगर कोई पहले हम नाइंसाफी करेंगे, साजिश करेंगे, कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का पर्चा दे, जितने पर्चे मर्जी देने दो, हम ये भुगत के आए हैं सारा कुछ, अब तुम्हारी बारी है। और आप देखें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास कह रही है, उसकी सास कह रही है कि मैं इमरान के लाहौर के जलसे में गई थी, लाखों लोग थे, तो लाखों लोग थे, इसी तरह हर शहर में लाखों लोग उमर अता बंदयाल साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो जरा देखें तो सही, हर शहर में जाके लाखों लोग उमर अता बंदयाल साहब के लिए क्या कह रहे हैं। और फिर जब ये ऑडियोज बाहर आई तो कहते हैं
कहते हैं कि ये किसी की जाती कॉन्वर्सेशन है, किसी की जाती बातें ये क्यों टैप हुई और ये क्यों सामने आई। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि किसी की जाती गुफ्तगू टैप करने का किसी को हक नहीं, लेकिन ये जाती गुफ्तगू नहीं, जिसमें मुल्क की तकदीर के फैसले हो रहे हो, वो जाती गुफ्तगू नहीं हुआ करती। जो चीफ जस्टिस की सास साहिबा हैं और उसके साथ जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की वाइफ हैं, वो गाजर का हलवा बनाने की तरकीब नहीं डिस्कस कर रही थी जाती गुफ्तगू के अंदर। वो बता रही थी कि साजिश किस तरह होनी है और इमरान को किस तरह वापस लेकर आना है। ये जाती गुफ्तगू नहीं होती आपके पास, क्योंकि इन ऑडियोज का जवाब नहीं है। इन ऑडियोज के अंदर जो इतने बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं उनका आपके पास जवाब नहीं है। तो अब आप इस बात पे आ गए हैं कि ऑडियोज क्यों रिलीज हुई। आप इस बात को नहीं देख रहे कि आपका घर का हर फर्द शामिल है इन फैसलों में और इन साजिशों में। आपको कौम को जवाब देना पड़ेगा, आपको 22 करोड़ को जवाब देना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के मजदूरों को, भूखे मजदूरों को जवाब देना पड़ेगा। और आप देखो ये जो टोला है, ये जो गैंग है, ये किसको लाना चाहता है। जो आरटीएस बिठाकर जब हुकूमत में आया तो उसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया से तबाह कर दिए। आज जहां भी शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, लोग कहते हैं पहले हमें ये गारंटी दो कि इमरान खान तो वापस नहीं आएगा। एक मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़ा दिया, ये था उस आदमी का विजन। आज उसकी लाई हुई महंगाई और तबाही को हम ठीक करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वक्त लगेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन पाकिस्तान इस बहरान से बाहर आएगा। और मैं उमर अता बंदयाल साहब से ये पूछती हूं, मैं 3 मेंबर बेंच से ये पूछती हूं कि आप किसके लिए कर रहे हो। ऐसे शख्स के लिए ये कर रहे हो जिसके पास ना किरदार है ना कारकर्दगी है। आप सिर्फ इसलिए जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन को आप कटहरे में खड़ा नहीं करते क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है वो कम हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। आप इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जंग इस 3 मेंबर बेंच की, सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर बेंच है, इनकी शहबाज शरीफ साहब से नहीं है, ये इनकी अगली तकरीरियां रोकने की है। क्योंकि ये जो सब एक गिरोह है जो ये समझता है कि अगर इनका बंदा ना आया तो इनकी जो पूछगिछ है वो शुरू हो जाएगी। ये सब एहतसाब से बचना चाहते हैं, समेत इमरान खान। आप देखें, इमरान खान तो आपको नजर आ जाता है ना, वो काली बाल्टी सर पे फेंक के रोज निकल पड़ता है। यकीन मानो बतौर सियासी वर्कर मुझे शर्म आती है जब मैं देखती हूं कि कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को सियासी लीडर कहता है, वो अब काले डब्बे में अपना मुंह डाल के तो आ जाता है। ये जो मनाजिर है ना, ये काली बाल्टी, काला डब्बा, उसमें 2 आंखें बनी हुई हैं, ये दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखे। लीडर सीना तान के पेश होते हैं। लीडर्स अपने वर्कर्स के आगे, अपने कारकुनों के आगे, अपने अवाम के आगे ढाल बन के खड़े होते, मुंह पे काला डब्बा पहन के नहीं आते। किस शख्स को तुम हमारे सरों पर दोबारा मुसल्लत करना चाहते हो? उस शख्स को जो जब नशा करता है तो उसको समझ नहीं आती कि वो बोल क्या रहा है। और आप देखो कि पहले जब इस्तीफे दिए तो अदालत पहुंच गए कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। अब अदालत जा रहे हैं कि हमारे इस्तीफे ना मंजूर किए जाएं। पहले असेंबली तोड़ी और बड़ी रौनक के साथ तोड़ी, अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि हमारी असेंबलियां बहाल की क्यों किए जाएं। भाई ये मुल्क तुम्हारे वालिद साहब का मुल्क है। इस मुल्क के मालिक तुम नहीं हो, इस मुल्क का मालिक तुम्हारा मंशियात ज़्यादा दिमाग नहीं है।
इस मुल्क के जो मालिक तुम्हारे सहूलतकार नहीं है, इस मुल्क के जो मालिक हैं वो 22 करोड़ अवाम है। और आप ये देखो, और नवाज शरीफ को बाहर रखकर देखें, जब नवाज शरीफ के साथ जुल्म करना था, नाइंसाफी करनी इस मुल्क में कितनी आसान है कि उसके लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी आ जाए तो नवाज शरीफ ऑफिस से बाहर। कितनी बेटे से तनख्वाह, झूठी तनख्वाह, ख्याली तनख्वाह नहीं ली, वजीर आजम दफ्तर से बाहर। और जब उसी ज्यादती को, नाइंसाफी को गवाहियों के बावजूद, जो नाइंसाफी करने वाले जज थे अरशद मलिक मरहूम, उन्होंने खुद गवाही दे दी। लेकिन इस मुल्क में नाइंसाफी करना आसान है, उसी नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आइन और कानून याद आ जाता है। मैंने कहा था ना, नवाज शरीफ, इसलिए नवाज शरीफ के 75 साल दौर में, एक मिनट, पाकिस्तान के 75 साल की उम्र में नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दो, क्या बचता है पीछे? खंडरात बचते हैं पीछे। इस मुल्क से बिजली के मंसूबे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑरेंज बस, ऑरेंज लाइन जो है, मेट्रो बस जो है, मोटरवेज जो है, वो निकाल दो, पीछे क्या बचता है? पीछे खंडरात बचते हैं। नवाज शरीफ ने, अगर देखो, नवाज शरीफ के 9 साल में नवाज शरीफ ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को इतना कुछ दिया, तो पाकिस्तान के जो पीछे 65 साल बचते उसमें क्यों नहीं किसी ने कुछ कर लिया? यही तकलीफ है, क्योंकि नवाज शरीफ आता है तो इस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक करता है, मजदूर की रोटी के लिए दिन रात एक करता है। और वो क्या करता है? जब वो आरटीएस बिठा के आता है तो वो घड़ियां बेचने का कारोबार शुरू कर देता है। वो घड़ियां बेचने का कारोबार शुरू कर देता है और उसके बाद उसकी बीवी जो है पिंकी पीरनी, वो एक अलग दुकान खोल लेती है। एक एक फाइल के 5-5 कैरेट के हीरो की अंगूठियां वो रिश्वत में लेती है। और एक फाइल पे दस्तखत के लिए वो कह रही थी फोन पे कि तुमने 3 कैरेट की अंगूठी दी, तो मैं 3 कैरेट की अंगूठी पिंकी पीरनी को कैसे दे सकती हूँ? कम से कम 5 कैरेट की तो दो। तो बात ये कि जिसको चोर चोर कहा वो सादिक और अमीन निकला। अल्लाह ताला ने उसको सच्चा साबित किया, और जो चोर चोर कहने वाले थे उनकी औलादें भी चोर निकली। अब आपको पता चला है, मैं आवाम से पूछती हूं कि अब आपको पता चला है कि असल सिसिलियन माफिया कौन है, असल गॉडफादर कौन है इस मुल्क के? ये वो हैं जो साजिशी गठजोड़ है, जिन्होंने पैसे बनाए भी हुए, खाए भी हुए, खिलाए भी हुए। ये कोई नेक नाम का बंदा इस मुल्क के सिस्टम के अंदर आने नहीं दे सकते, क्योंकि इन सब के पोल खुलते हैं, इन सब के जो चीजें हैं वो सामने आती हैं, इनकी औलादों की चीजें सामने आती हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो एक्सपोज हो चुके हैं वो तो कौम के सामने आ गया, जो एक्सपोज अभी नहीं हुए ये खुद ही एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे। नवाज शरीफ साहब आराम से बैठकर मकाफात अमल देख रहे हैं। और फिर आप ये देखो, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, पार्लियामान ने, नेशनल असेंबली ने, जो आपकी नुमाइंदा असेंबली है, आपके नुमाइंदों ने एक कानून बनाया। वो फर्ज पूरा कर रहे थे जो आईने पाकिस्तान ने आपके नुमाइंदों को पार्लियामेंट को सौंपा है, और वो है कानून बनाना। वो कानून बना रहे थे, लेकिन वो कानून भी इस 3 मेंबर बेंच को मंजूर नहीं। उसकी वजह यह है कि वो कानून सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाता है, लेकिन साजिशों को जो है वो एक्सपोज करता है, साजिशों को वो खत्म करता है, वन मैन शो को वो खत्म करता है। वो कहते हैं ना, पॉलिटिशियन इन रोब्स, जो पॉलिटिशियन
ने यूनिफॉर्म पहना होता है ना इनका जजेस का, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस के अल्फाज हैं, पॉलिटिशियन इन रोब्स। तो आपको इस कानून की इसलिए तकलीफ है कि वो कानून जो है वो आपकी वन मैन शो को खत्म करता है, आपकी नाइंसाफियों को खत्म करता है। तो आप जो मर्जी कर लें, पार्लियामेंट को हक दिया है, पार्लियामेंट को आईन ने ये हक दिया है कि वो आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए लॉज बनाए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कानून बनाए। वो तो बना के रहेगी और इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट भी होंगे, आपको करने पड़ेंगे। आपको पार्लियामेंट का फैसला मानना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के आईन का फैसला मानना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के कानून का फैसला मानना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों का फैसला मानना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा के रहेगी। क्योंकि इस मुल्क का जो आईन है वो भी सुप्रीम है और इस मुल्क का जो आईन ने ताकत दी है पार्लियामेंट, वो भी सुप्रीम है और उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। कौम नजर रख के बैठी है, कौम नजर रख के बैठी है कि ये क्या फैसले करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि फैसलों से पहले इस कदर किसी की नामोशी हो गई हो। कोई भी इज्जतदार शख्स होता, इतने संगीन इल्जामात लगे, इतने संगीन सबूत सामने आए हैं, कोई भी इज्जतदार शख्स किसी मुहज्जब मुल्क में होता तो इस्तीफा देके घर चला जाता, लेकिन ये आज भी वहीं के वहीं बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट का फैसला आपको मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ भी इंशाअल्लाह जल्दी इस मुल्क में वापस आएगा और तरक्की का वो सफर जो 2017 में टूटा था, मजदूर की रोटी का, गरीब की सस्ती रोटी का सफर जो 2017 में टूटा था, इंशाअल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। लेबर विंग जिंदाबाद, पाकिस्तान का मजदूर मेहनत कश जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। मुस्लिम नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मॉडल टाउन में कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। मरियम नवाज ने कहा कि सिर्फ इमरान खान नहीं, पूरा टोला मसाइल का जिम्मेदार है। हर करप्ट तरीन शख्स इमरान खान के साथ है। फितना आज मजदूरों के लिए रैली निकाल रहा है। मरियम नवाज ने मजीद ये भी कहा कि इमरान खान साजिशें करना बंद कर दें, मजदूर के हालात ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने 2023 से 2017 तक आटे की कीमतें 35 रुपये से बढ़ने नहीं दी। तरक्की में ज़्यादा हाथ मजदूर का है, उसी को रोटी नहीं मिलती। 2 रुपये की रोटी आज 25 रुपये की हो गई है। किसको जिम्मेदार ठहराएं, कौन जिम्मेदार है? मरियम नवाज खिताब कर रही थी। आपको बताएं कि मरियम नवाज की जानिब से PTI रहनुमा और इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि सिर्फ इमरान खान नहीं, पूरा टोला मसाइल का जिम्मेदार है और हर करप्ट तरीन शख्स इमरान खान के साथ है। फितना आज मजदूरों के लिए रैली निकाल रहा है और उन्होंने कहा कि इमरान खान साजिशें करना छोड़ दें, मजदूरों के हालात ठीक हो जाएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लेबर डे पर PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजदूरों से इजहार यकजहती। बोली कि PTI ने मजदूरों को सेहत कार्ड का तोहफा दिया है। जालिम हुक्मरानों ने मजदूरों से सेहत कार्ड की सहूलत भी छीन ली है। महंगाई के बदतरीन दौर में मजदूर तबका पिस कर रह गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मजदूर के मुंह से रोटी का आखिरी नवाला भी छीन लिया है। आज की रैली इंशाअल्लाह एक बहुत भरपूर किस्म की रैली होगी, इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ है। आज हम निकल रहे हैं मजदूरों के लिए और आइन की पासदारी के लिए निकल रहे हैं और इंशाअल्लाह हम हमेशा आइन के पासदार रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आइन शिकनी जो कर रहे हैं उनको ये बात बता दें कि अवाम इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। सहूलतकार इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, रियासती इदारों पर चढ़ाई करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया।
नवाज शरीफ के बगैर 2023 का इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है। मजीद क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कभी अदारों पर चढ़ाई करके उनको कमजोर करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी मीर जाफर सादक कहने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी अदारों में बैठे लोगों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। किस बुनियाद पे मुज़ाकरात हो रहे हैं? किसी की ख्वाहिश पे, किसी के दबाव में? अगर इस इंतशार पसंद, इस दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात होंगे तो फिर आप पाकिस्तान के दिफा पर कंप्रोमाइज करोगे, पाकिस्तान की तरक्की पर कंप्रोमाइज करोगे। हम इलेक्शन से भाग रहे हैं और भाई हमें तो 3 दफा इलेक्शन से बाहर रखा, हम उस वक्त ना भागे जब हमारी क्यादत को नाहल किया गया। आप चौथी दफा भी 2023 में अगर हमारी क्यादत को बाहर रखकर आप कहोगे ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये उसी मनसूबाबंदी का दूसरा पार्ट है। आइन के दिफा के लिए सारी कौम को बाहर निकलना होगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर की गुफ्तगू। बोले कि मुज़ाकरात अगर नेक नियत से हो रहे हों तो गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। कल रात भी इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां की गई हैं। चौधरी परवेज इलाही के घर पर हमला भी किया गया। बस आज की जो तकरीब थी उसके ऊपर बातचीत हो रही थी, बाकी जो बातचीत चल रही है हुकूमत से उसकी भी। ये अगर नेक नीयती से काम हो रहा है तो ये तो नहीं होना चाहिए जो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त। इस वक्त जो है वो गिरफ्तारियां हो रही हैं, परवेज इलाही के घर पे हमले हो रहे हैं, अली अमीन की तमाम जमानतें होने के बावजूद उसको नहीं छोड़ा जा रहा है। कल रात को इस्लामाबाद के वर्कर्स के घरों पर छापे डाले जा रहे थे। ये सारी बातें उनकी तो नहीं होती हैं। देखें, आइन का दिफा करना पड़ेगा, आइन के दिफा के लिए पूरी कौम खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला, सिर्फ पीटीआई नहीं सारी पाकिस्तान खड़ी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास। पार्टी ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारिक, मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़ और दीगर शरीक वफाकी वज़रा ने पीटीआई से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, इलेक्शन और दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास हुआ है, इसी पर बात कर लेते हैं शबीर हैदर से। शबीर, आगाह कीजिएगा। जी, मौजूदा ताज़ा सियासी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहायश का मॉडल टाउन पर वफाकी वज़रा और लीगी रहनुमाओं की आमद हुई। और उन मुलाकातों में जो है वफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके साथ साथ वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, मामूनीन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान और अताउल्लाह तारड़ शरीक हुए हैं। और इसमें पार्टी ज़राए का कहना है कि वफाकी वज़रा की जानिब से इसमें जो है शुरका को पीटीआई से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई और इसके साथ साथ पीटीआई से होने वाले मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त और उसमें पीटीआई की आदत के मुतालबात के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। जी ठीक है शबीर, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और ख़बर यह भी है कि होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतें 5 से 15,000 तक मज़ीद बढ़ा दी हैं। 5,000 इजाफे से होंडा 70cc 1,54,900 रुपये कर दी गई है। 7,000 इजाफे से होंडा सिटी 125 2,29,900 रुपये की हो गई है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। तो अब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है और कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ मॉडल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। होंडा कंपनी की जानिब से 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का यह इजाफा किया गया। मुख्तलिफ मॉडल पर CD70cc की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा किया गया। 1,49,900 रुपए की कीमत बढ़ाकर 1,54,900 रुपए कर दी गई है। इसी तरह CD70 ड्रीम की कीमत में भी 5,000 का इजाफा किया गया और नई कीमत 1,65,900 रुपए कर दी गई है। प्राइडर 100cc मोटरसाइकिल की कीमत में 6,000 का इजाफा किया गया। 1,97,900 से बढ़ाकर कीमत 2,03,900 रुपए कर दी गई है। जबकि नौजवानों का पसंदीदा मोटरसाइकिल CG 125 की कीमत में 7,000 का इजाफा किया गया और ये अब 125 शहरियों को 2,29,900 रुपए में मिलेगा। इसी तरह CG 160F की कीमत में 15,000 रुपए का इजाफा किया गया। 4,73,900 रुपए कर दी गई है कीमत। और इसी तरह CG 150F
स्पेशल एडिशन की कीमत में भी 15,000 का इजाफा किया गया और नई कीमत 4,77,900 रुपए कर दी गई और नई कीमतों का इतलाक आज 1 मई से कर दिया गया और इस हवाले से डीलर्स को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि कीमतों में इजाफा किया जाएगा। और इस हवाले से जो शहर के मोटरसाइकिल डीलर्स हैं उनकी जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया कि मोटरसाइकिलें अवामी कुव्वत खरीद से बाहर होने की वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है, जबकि शहरियों का ये कहना है कि मोटरसाइकिल भी जिसे अवामी सवारी समझा जाता था अब ये आवाम की पहुंच में नहीं रही। अब्दुल कादिर ये बताएगा कि ये तीसरी बार है कि एक थोड़े अरसे में मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाई जा रही, बार बार बढ़ाई जा रही, क्या वजह सामने आ रही है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियां उनकी जानिब से मौका से इख्तियार किया जा रहा है कि डॉलर की कीमतों में अदम इस्तेहकाम और खाम माल की कीमत में इजाफे की वजह से पैदावारी लागत जो है मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है और यही वजह है कि मुसलसल कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। तमाम शहरियों की जानिब से मौका से इख्तियार किया जा रहा है कि मोटरसाइकिल की कीमतें हुकूमत की जानिब से रेगुलेट नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो है ये एक आम सवारी जो है वो भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। जिस कंपनी का दिल करता है वो कीमतों में इजाफा कर देता है और हर माल कीमत में इजाफा किया जाता है। मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से जो है इजाफे का सिलसिला जारी है और इस बार होंडा कंपनी की जानिब से ये इजाफा किया गया जो कि मुख्तलिफ मॉडल्स पर गैर मामूली तौर पर 5,000 रुपए से लेकर 15,000 का इजाफा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई ने शहरियों की खरीदारी महदूद कर दी। रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियों के दाम बेलगाम, सब्जियों के सरकारी की करदा तय निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त मामूल बन गई, फल भी गरीब की पहुंच में ना सके। रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतें कंट्रोल न हो सकी, इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए इकदामात न उठा सकी, दुकानदार मनमानी कीमत पर सब्जी फरोख्त करने लगे। प्याज 55 के बजाय 70 रुपए, टमाटर 38 के बजाय 50 रुपए किलो में फरोख्त, लहसुन चाइना 340 के बजाय 450 रुपए, अदरक 470 के बजाय 850 रुपए किलो में दस्तयाब है, जबकि सब्ज मिर्च की कीमत 110 रुपए किलो मुकर्रर मार्केट में 130 रुपए किलो में बेची जा रही है। आलू 90 रुपए, मेथी 130 रुपए, करेले 100 और भिंडी 220 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। अरवी 188 के बजाय 230 रुपए, मटर 150 के बजाय 180 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। फल गरीब के लिए ख्वाब बन गए। सेब काला कोलू 335 रुपए, मार्केट में 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। खरबूजा 90 के बजाय 120 रुपए, आड़ू 210 के बजाय 200 रुपए किलो में दस्तयाब है। केले दर्जा अवल 230 के बजाय 400 रुपए, दर्जा दोइम 165 के बजाय 250 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के अदम दिलचस्पी ने शहर के बाजारों को गिरा फरोशी के अड्डों में तब्दील कर दिया है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। महंगाई के हवाले से खबर यह है कि महंगाई ने शहरियों के साथ दुकानदारों को भी मुतासिर किया है। ब्रायलर गोश्त की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। 3 रुपए इजाफे से 590 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। गाहक न होने पर दुकानदार सर पकड़ कर बैठ गए। देखिए अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। मसनूई महंगाई से अवाम की परेशानी बढ़ गई। ब्रायलर की डिमांड एंड सप्लाई का बहाना बनाकर कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी। 2 रोज के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमत में 33 रुपए का इजाफा। आज भी ब्रायलर गोश्त 3 रुपए महंगा हुआ। फी किलो कीमत 587 से बढ़कर 590 रुपए मुकर्रर। 6 दिनों के दौरान मुर्गी का गोश्त 50 रुपए किलो तक महंगा हो चुका है। शहरियों ने भी महंगा ब्रायलर खरीदना छोड़ दिया। खरीदार न होने पर दुकानदार परेशान हो गए। दुकानदारों का कहना था कि माफिया माल रोक कर कीमतें तेज कर रहा है। सुबह से गाहक नहीं, फारिग ही बैठे हैं। गरीब इतना महंगा ब्रायलर कैसे खरीद सकता है? इतनी मुतासर हुई है जी, सुबह से बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से 1 या 2 किलो गोश्त बेचा हुआ है। अगर यही हालात रहे तो नज़र नहीं आता कि किस तरह किराए पूरे करने हैं, खर्चे पूरे करने हैं। ये बिजली का बिल मेरे हाथ में है, ये भी जमा कराना है, कैसे पूरा करेंगे? अब अवाम पैसे खर्चने को तैयार नहीं है। कहाँ से खर्चे पैसे? उनकी सेल ही नहीं है। ऐसा ही हो गया, मगर गाहक है नहीं। किसी गरीब ने क्या करना है? सस्ता था तो चलो कि किलो आधा किलो खा लेते। अब तो बेचारा गरीब बंदा जिसकी 1000-1200 रुपये दिहाड़ी लगनी है, अब बेचारे ने क्या करना? 600 की मुर्गी तो नहीं जा सकता। सब्ज़ी वगैरह भी है, मसाले भी हैं, ठीक है ना। ये जितना सस्ता होगा ना तो हमारी सेल भी ज़्यादा होगी, मगर नहीं होगा तो देख लो आपके सामने फारिग ही बैठे हुए सारे दुकानदार। पोल्ट्री फार्म्स का मौकफ है कि पैदावारी लागत बढ़ चुकी है, जबकि खाम माल की किल्लत से ब्रायलर की पैदावार कम हो रही है, जिससे डिमांड एंड सप्लाई मुतासिर है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर से भरपूर इस्तारे का एक और दिन आन पहुंचा। वो दिन जब 1 मई 1886 को सरमायादार तबके के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को खून में नहला दिया गया था। इंसानी तंदन की बुनियाद समझने वाले दिन पर लाहौर से सोहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए।
बिलाशुबा 1 मई कारखानों, खेतों खलिहानों, कानों और दीगर कारगाहों की भट्टी में जलने वाले लातादाद मेहनत कशों का दिन है। वो दिन जब 1 मई 1886 को मजदूरों ने अपनी बेपनाह कुर्बानियों से एक दिन में 8 घंटों तक काम करने के औकात कार और कुछ दीगर सहूलियात हासिल की। वक्त के साथ हमारे मुल्क में भी सूरत हाल बेहतर तो हुई, लेकिन बेशतर सूरतों में हालात अभी भी ना गुफ्ताबे हैं। पाकिस्तान में जहाँ पे ट्रेड यूनियन है, जो कि बहुत कम है, वहाँ पे तो हम कामयाब हुए, लेकिन बहुत से ऐसी जगहें हैं, इदारे हैं जहाँ पे हम कामयाब नहीं हुए। तो अब जो हालात हैं वो बिल्कुल शिकागो में जो हालात थे, सूरत हाल थी, उससे भी बदतरीन सूरत हाल है मौजूदा। अपनी जद्दोजहद के नतीजे में मजदूरों ने जो कुछ हासिल किया, इसे हासिल करना इतना आसान हरगिज नहीं था। सरमायादारों के एमा पर पुलिस ने मजदूरों की इस एहतजाजी तहरीक को रोकने के लिए बेशुमार मजदूरों की जान ली। इन्हीं में से एक शख्स ने खून में डूबी हुई अपनी कमीज हवा में लहराई तो फिर सुर्ख रंग मजदूरों का अलामती रंग बन गया। ये इसी जद्दोजहद का नतीजा रहा कि आज हमारे जैसे ममालिक में भी कम अज कम कवानीन तो तश्कील दिए ही जा चुके हैं। 36 कन्वेंशंस का पाकिस्तान सिग्नेटरी है और उन सब कन्वेंशंस पे बड़ा खातर काम हुआ है, लेजिस्लेशन भी हुई है और उसके बाद फिर चाइल्ड लेबर पे बड़ा काम हुआ, उस पर भी एक्ट बना, उसका सर्वे हुआ, डाटा कलेक्ट हुआ और इवन जहाँ तक कि अब तो डोमेस्टिक वर्कर्स और होम बेस्ड वर्कर्स का भी एक्ट पास हो चुका है। मजदूरों की इन्हीं कुर्बानियों को सलाम पेश करने के लिए ही आज यौम मजदूरा मनाया जा रहा है। दिल की तसल्ली के लिए कम से कम हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि माजी की निस्बत आज हमारे मजदूरों के हालात कार किसी कदर बेहतर है, लेकिन इन्हें काबिल इत्मीनान हरगिज़ करार नहीं दिया जा सकता कि अभी इनके लिए और भी बहुत कुछ करना बाकी है। कैमरामैन बिलाल अहमद और मोहम्मद शहबाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। यौम मई पर मजदूरों को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं लेबर को जदीद हुनर फराहम करने की ज़रूरत है। वफाक और सूबाई हुकूमतें लेबर को हुनर फराहम करने की कोशिश जारी रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मेहनत कश तबके की फलाह व बहबूद यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मजदूरों को खिराज तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में उनका कहना था कि मुआशी खुशहाली में अपना हिस्सा डालने के बावजूद मेहनत कशों को मसाइल का सामना है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें लेबर को हुनर फराहम करने की कोशिशें जारी रखें। आजरों से दरख्वास्त है कि मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया और कहा कि मुल्क की तरक्की में मेहनत कशों के अहम किरदार से इनकार मुमकिन नहीं। मजदूरों के मसाइल के बर वक्त हल के लिए खुदकार निज़ाम बना रहे हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि मेहनत कश हमारे हीरो हैं जो रिज़्क़ हलाल कमाकर मईशत को मजबूत करते हैं। मेहनत कशों की अजमत को सलाम। उनके बगैर कोई भी कौम तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर नहीं चल सकती। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्कर्स के लिए कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए की है। पैदावार की बढ़ोतरी के लिए मजदूरों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की जरूरत है। वर्कर्स और आजिर कौमी तरक्की की कोशिशों में शराकतदार हैं। मेहनत कशों के लिए मनाए जाने वाले दिन भी मजदूर इस दिन की अहमियत से बेखबर अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में जता हुआ है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। मजदूरों का ये कहना है कि लेबर डे सिर्फ अमीरों का दिन है। हमारे लिए लेबर डे वो दिन होता है जब दिहाड़ी लग जाए। मजीद लेबर क्या कहते हैं, क्या मसाइल है, सुनिए। आज मजदूर डे है जी। देखो सारे मजदूर जड़े ना वेले बैठे आ, अपने बच्चों की रोजी कमाने वास्ते आए आ ते रोजी पता नहीं लगनी है या नहीं लगनी, इस तरह बैठ बूठ के घर चले जाना। जी मैं योम मई के हिसाब से ये कहना चाहूँगा कि अपनी गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, कि योम मई के हिसाब से जो मज़दूर की जो सैलरी है वो कम से कम फैक्ट्रियों में जो है ना वो कम से कम 40,000 कर देनी चाहिए। महंगाई बहुत है। आज के दिन हर कोई आराम कर रहा है, अमीर लोग तो आराम कर रहे हैं, हम गरीब लोग हैं इधर खड़े हुए हैं मजदूरी के लिए। कोई आएगा हमें ले जाएगा। सनती मजदूर इत्तेहाद के ज़रिए तमाम वर्कर्स की मरकजी रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होकर पंजाब असम्बली पहुंची। वर्कर्स रहनुमाओं का यह कहना है कि अगर मुतालबात पूरे न हुए तो 1 मई के बाद भी एहतजाज जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आतिफ परवेज से। जी आतिफ।
जी बिल्कुल, मज़दूर डे के हवाले से जो मरकज़ी रैली है वो इस वक्त पंजाब असम्बली के सामने पहुंची है और इसमें जो है बड़ी तादाद में वर्कर्स जो मौजूद है। सनती मजदूर इत्तेहाद के तहत ये रैली निकाली गई थी। कैमरामैन अयूब दिखाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो वर्कर्स मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों कारखानों से यहाँ पर पहुँचे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई ये रैली जो है पंजाब असम्बली के सामने पहुँची और यहाँ पर अब जो लेबर लीडर हैं वो वर्कर से खिताब कर रहे हैं और अपने मुतालबात जो हैं वो हुकूमत के सामने रखेंगे। तो क्या मुतालबात है ये जानते हैं, बताइएगा। देखिए जी, आज लाहौर में तारीख की सबसे बड़ी रैली हुई है सन्नती मजदूर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से। लाहौर के तमाम सन्नती इलाकों से, कसूर से और शहर के गिरदोनवा से, रायविंड रोड से, हर जगह से, सुंदर इस्टेट से, हर जगह से मजदूर आज माल रोड पे इकट्ठा हुआ है और हमारा मुतालबा महंगाई को ख़त्म करने का है। हुकूमत से मुतालबा है कि इस महंगाई के तनासुब से मज़दूर की तनख्वाह कम से कम 50,000 मुकर्रर की जाए। हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसियों को तब्दील करे और जो मुल्क में सनतें बंद हो रही हैं उनको चालू रखने के लिए इक़दाम करे, ताकि जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो इस वक्त पूरे मुल्क में 10 लाख के करीब मजदूर बेरोज़गार हुए हैं, उनके रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। इस वक्त बदकिस्मती से इस मुल्क के मजदूर को पेंशन सिर्फ 8,500 रुपये मिल रही है। आज इस रैली का मुतालबा है कि मजदूर की पेंशन कम से कम तनख्वाह के बराबर होनी चाहिए ताकि वो इस महंगाई में एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके। ये जो इत्तेहाद बना है ये सिर्फ आज के लिए है कि मुस्तकबिल में भी इसका क्या लायामल होगा और कैसे चलेगा? कि आज मजदूर की उजरत जो कम से कम 50,000 रुपया की जाए, सनतें बंद हो रही हैं। अगर आज से 10 साल पहले देखा जाए तो जब सरकारी तौर पे बिजली के क्राइसिस थे, उस क्राइसिस के दौरान बांग्लादेश में बहुत सारी सनतें मुंतकिल हो चुकी थी। आज अगर सनतें बची खुची हैं तो वो बंद हो रही हैं। किस वजह से? बेजा टैक्सेस की वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से। बहुत सारे मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं, उनको इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया जाता है, मजदूरों को कोई हकूक़ नहीं मिलते। आज हम मुतालबा करते हैं कि इंडस्ट्री को चलाने के मैकेनिज्म बनाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।